नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति अगर अपन बात करें तो राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है, जिससे कि आपके सीईटी की, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या एलडीसी की कर रहे हो, इन सब के लिए ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति को समझने से पहले अपने को संघ सरकार के बारे में थोड़ा समझना अनिवार्य है, ठीक है। यानी सरकार के अंगों के बारे में समझना अनिवार्य है। तो अपन एक बार थोड़ा सरकार के अंग समझ लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन जो है राष्ट्रपति के ऊपर आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो, सरकार अच्छे से समझिए आप। सरकार, संघ सरकार, यूं कर ले में आप, संघ सरकार। और संघ सरकार के अपन बात करें तो संघ सरकार के 3 अंग हैं। एक तो है आपके व्यवस्थापिका, एक है आपके कार्यपालिका, और एक है आपका न्यायपालिका। एक है आपका न्यायपालिका। अगर मैं बात करूं व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका में संघ सरकार का भाग 5 में, भाग 5 के अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद कौन सा आपके, अनुच्छेद 79 में संसद का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। संसद का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और ये संसद क्या है, तो संसद जनता के प्रतिनिधियों का, जनता के प्रतिनिधियों का क्या है, एक सदन है। तो भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है, और ये जनता के प्रतिनिधियों का क्या है, सदन है। और इस संसद के, अगर इस संसद की बात करूं मैं, तो इस संसद के 2 तो सदन हैं और 3 अंग हैं। सदन तो कितने हैं, 2, और अंग कितने हैं, 3। तो अगर अपन 2 सदन की बात करें पहले, तो वो कौन से हैं, तो एक तो है आपका लोकसभा, और इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। जबकि एक है आपके राज्यसभा, और इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में। और एक आपके तीसरा अंग इसमें जोड़ा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है, और इसका अनुच्छेद 52 में पद का क्या है, वर्णन है। तो ये तो आपके व्यवस्थापिका के बारे में है। फिर अगर अपन कार्यपालिका पे चले, तो कार्यपालिका में 2 प्रकार की शक्तियां होती है। कितने प्रकार की शक्तियां, 2 प्रकार की। एक तो होती है नाम मात्र की, और एक होती है वास्तविक, एक होती है वास्तविक। तो अगर अपन नाम मात्र की शक्ति की बात करें, तो ये किस में होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, राष्ट्रपति में। और अभी अपन ने बात की थी हाल ही में कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 52 में। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री में होती है, प्रधानमंत्री में। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है, और प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती है, एक मंत्री परिषद होती है। तो इसका अनुच्छेद 74 में क्या मिलता है, आपको वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो कार्यपालिका शक्ति कितने प्रकार की हो गई, अपने 2 प्रकार की, एक तो नाम मात्र, एक वास्तविक। फिर चलते हैं अपन न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में अगर अपन केंद्र में बात करें, तो केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इस सर्वोच्च न्यायालय को ही अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और इसे ही अपन कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और
भारत का एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये आपके हैं नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 146 में इसका जो है वर्णन है। और सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की बात करें अपन तो कितने हैं, तो कुल न्यायाधीशों की बात करें अपन तो कुल न्यायाधीश तो है आपके 33 + 1 = 34, ठीक है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। जबकि जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य चीफ जस्टिस की, तो ये कौन है वर्तमान में, तो ये 50वें नंबर के हैं। और ये कौन है, तो इनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में 50वें नंबर के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। तो अपने को किस पर बात करनी है, अपने को बात करनी है प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रपति पर। किस पर बात करनी है बेटा, राष्ट्रपति पर। तो अपन किस पर चर्चा करने वाले हैं, राष्ट्रपति पर। तो सरकार के कितने अंग हो गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 प्रकार के अंग हैं। जिसमें से व्यवस्थापिका में अपन ने बात की थी कि भाग 5 के अनुच्छेद 79 में एक संसद का वर्णन है। और ये जो संसद है ये जनता के प्रतिनिधियों का क्या है, सदन है। और इसके 3 तो अंग है और 2 सदन है, ठीक है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का 80 में है। और इसका तीसरे अंग के रूप में कौन है, राष्ट्रपति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। और कार्यपालिका शक्ति 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, जिसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में इसका क्या है, वर्णन है। जबकि न्यायपालिका की बात करें अपन तो केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और ये कहाँ पर है भारत का, तो दिल्ली के अंदर है। और अनुच्छेद 124 से 146 में इसका वर्णन है। कुल न्यायाधीश कितने होते हैं, तो 33 + 1 यानी बराबर 34, यानी कुल न्यायाधीश कितने होते हैं, 34 होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। और मुख्य न्यायाधीश को कौन से क्रम की दृष्टि से कौन से नंबर के, अभी 50वें, तो कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बेटा राष्ट्रपति। तो अपन किस पर चर्चा करने वाले हैं, राष्ट्रपति पर। तो आइए मेरे साथ अब अपन चलते हैं राष्ट्रपति पर। हेडिंग डालने में सभी प्रिय विद्यार्थी राष्ट्रपति। देखो अपन किस पर चर्चा करने वाले हैं, राष्ट्रपति पर। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप डायग्राम के साथ इनको लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। आपके पास एक राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और ये जो अपन प्रथम भाग पढ़ रहे हैं इसमें राष्ट्रपति की पूरी जानकारी दूंगा मैं। अपन 1-2 पार्ट में पूरे राष्ट्रपति को, संपूर्ण राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड तक जो है काम आएगा। तो अपन चलते हैं राष्ट्रपति पर। किस पर चर्चा करने वाले हैं अपन, राष्ट्रपति पर। अभी हाल ही में अपन ने बात की है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में। अब राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं जो आप याद रख सकते हो, तो इनको अपन एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है, क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये बात याद रखें कि राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं एक तो करते हैं एमएलए और एक करते हैं एमपी। ये दोनों मिलकर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कैसे, एमएलए का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या अपन इसे यूं बोल सकते हैं विधायक। इसे क्या बोल सकते हैं, विधायक। तो एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, विधायक लेते हैं। और एक कौन लेता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी अपन यूं कहें तो सांसद, हिंदी में कहें तो सांसद। यानी विधायक और सांसद राष्ट्रपति के चुनाव यानी निर्वाचन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। अब इसमें निर्वाचित लेते हैं कि निर्वाचित विधायक और एमपी लेते हैं कि मनोनीत लेते हैं, तो केवल निर्वाचित लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो अपन राष्ट्रपति के चरण पढ़ेंगे, चुनाव के चरण, उसमें अपन क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। आगे चलते हैं अपन
राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसको शपथ भी दिलाई जाती है क्या? तो बिल्कुल शपथ दिलाई जाती है। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ। तो अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ का वर्णन है, और कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 60 में किया गया है, जिसकी अपन आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र देता है। आगे चले अपन, तो इसका राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष। कितनी? अगर 35 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है तो आप राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए ऐसा भी है कि भाई जो है एक लोकसभा सदस्य बनने की व्यक्ति क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। वही राष्ट्रपति 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। अपन योग्यताओं में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की योग्यताओं में कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रपति चुनने का उम्मीदवार है वो एक लोकसभा सदस्य बनने का जो है योग्यता रखता हो, ऐसी उसमें योग्यता होनी चाहिए, तभी वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। आगे चले अपन, तो इसका वेतन कितना होता है? वेतन की बात करें तो वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। ठीक है, मासिक 5 लाख रुपए जो है राष्ट्रपति को मिलते हैं। आगे चलते हैं अपन, राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्या राज्यपाल पुनर्निर्वाचन का भी के लिए योग्य है क्या? तो बिल्कुल होता है। पुनर्निर्वाचन का योग्य है तो बिल्कुल हाँ, यानी होता है। यानी पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति पद पर रह सकता है क्या? तो बिल्कुल रह सकता है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए वो क्या है? वो योग्य है, यानी हाँ। आगे चलते हैं अपन, अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो फर्स्ट राष्ट्रपति की बात करें अपन तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 24 जनवरी 1950 को इन्होंने राष्ट्रपति के पद की क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, हीरालाल जय कानिया जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। तो फर्स्ट राष्ट्रपति तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति है जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये अगर अपन व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें तो 15वें नंबर की क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत की क्या है? राष्ट्रपति है। अगर अपन आगे बात करें इसमें तो राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो किस भाग में है यहाँ पर समझ लें में आप, तो भाग 5 में 5 के अनुच्छेद 52 से, इधर लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का क्या किया गया है? राष्ट्रपति का वर्णन है। राष्ट्रपति का क्या है? वर्णन है। तो
अब इन अनुच्छेदों पर भी अपन बात कर लेते हैं कि किसमें क्या बात लिखी हुई है। तो एक बार आप सभी प्रिय विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको राष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारियां आपको ध्यान में रहें। सभी प्रिय विद्यार्थियों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं अपन। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को आप एक ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्या ट्रिक है उसकी ट्रिक है बेटा, रासमनी पप्पू की योग्यता शर्त समान है। ये ट्रिक है जिसमें आपके सभी अनुच्छेद जो है वो शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से, तो आइए अपन एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद की बात करते हैं अपन। नंबर 1 अनुच्छेद 52, और 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति के पद का वर्णन वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आगे चलते अपन दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो दूसरा अनुच्छेद है नंबर 2 आपके अनुच्छेद 53, और अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी केंद्र सरकार। संवैधानिक प्रमुख का मतलब यहां पर क्या है कि ये प्रश्न आपके रीट एग्जाम यानी थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और रीट एग्जाम जो रद्द हुई थी 2021 में भी पूछा हुआ है, और सेकंड ग्रेड और अन्य एग्जामों में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा। भारत का क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। तो संवैधानिक प्रमुख होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अर्थात यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति के कहने पर ही राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अनुसार, यानी जैसा संविधान कहता है उस संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। लेकिन यह भी लिखा हुआ उसमें, अगर राष्ट्रपति का पद नहीं है, यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र देता, कोई भी यानी हो जाता, तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने के यानी अनुपस्थित होने पर उसके द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति जो है वो इन उपबंधों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद 53 में स्पष्ट लिखा हुआ कि जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। आगे चलते हैं अपन। आगे तीसरा अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 54, और अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 54 में लिखा है कि मतदान प्रणाली, यानी मतदान करेगा, यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव है उस चुनाव में मतदान कौन करेगा, ये बात किसमें लिखी हुई है, अनुच्छेद 54 में लिखी हुई है। यानी राष्ट्रपति की मतदान प्रणाली क्या होगी, मतदान प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है अपने को, अनुच्छेद 54। फिर इसके बाद में आगे चलें अपन तो अनुच्छेद 55, और अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, निर्वाचन प्रणाली, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेंगे, किस प्रकार से चुनाव होंगे, कौन चुनाव करवाएगा और चुनाव में कौन हिस्सा लेंगे। तो अपन ने बात की थी, उसको मैं अच्छे तरीके से भी आगे समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से, कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी यानी विधायक और सांसद क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और वो निर्वाचित ही लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, आगे अपन चर्चा करेंगे इस पर। तो ये अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं अपन अनुच्छेद 56, और अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि का मतलब यहां पर यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, वो अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है, 56 में। इसके बाद में अपन और आगे चलते हैं, पू से क्या है 57, अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है, पू का मतलब है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन
हो सकता है क्या, तो अभी अपन ने बात की थी कि हाँ हो सकता है, यानी एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। अपने राजस्थान यानी भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पुनर्निर्वाचन हुआ था, यानी वो दोबारा राष्ट्रपति रहे थे। तो अनुच्छेद 57 में ये बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं अपन, की को आपको छोड़ना है, की को आपको क्या करना है, छोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, की को आपको छोड़ना है और फिर अपन को आगे चलना है। फिर अपन आएंगे योग्यता पर। आगे चलो, योग्यता यानी सीधा सीधा लिख रखा है कि अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता से, राष्ट्रपति की योग्यता, योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वो कहने का मतलब एलएस का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब बातें जो है, ये सब ये क्वालिफिकेशन जो है वो अनुच्छेद 58 में जो है लिखी हुई है। और भी अपन आगे इसकी विशेष चर्चा करेंगे कि क्या योग्यता होती है। फिर अपन आगे चलते हैं नंबर 8 यानी अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होगी इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर अपन चलते हैं आगे वापस 9 नंबर अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 60। और स का मतलब शपथ, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा इसकी जानकारी अपने को अनुच्छेद 60 में मिलती है। और अभी अपन ने हाल ही में बात की थी पहले कि अनुच्छेद 60 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर मुख्य न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति चुना जाए और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो तो कौन दिलाएगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो जो है क्या दिलाएगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगा। आगे चलते हैं अपन। फिर में से यानी 10वें नंबर का अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यह प्रश्न बड़ा चर्चित प्रश्न है। प्रश्न यूं आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और लास्ट है आपके न से, इधर ऊपर लिख देता हूं मैं, 11वें नंबर का अनुच्छेद है 61वां अनुच्छेद। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इधर लिख देता हूं मैं, इधर अपने को थोड़ा स्पेस दिएगा। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद खाली होने या रिक्त होने पर लिख दो आप, पद रिक्त होने पर पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर यानी अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है या पद रिक्त होने पर पद का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 61 में लिखा, अच्छा समाप्रार्थी में अनुच्छेद 62 है ये। 61 तो अपने महाभियोग की प्रक्रिया लिख रखा है, अनुच्छेद 62। और यहाँ पर भी अनुच्छेद 62 होगा, अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 62 में ये लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा बेटा, तो उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो एक बार वापस देखिए, एक बार वापस समझिए प्यारे बच्चों। देखो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा देश का, वो लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 54 में मतदान कैसे कराया जाएगा ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रणाली क्या होगी राष्ट्रपति की, उसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में लिखा हुआ है कि कितना कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होती है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा इसके बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। और ये महाभियोग प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया स्रोत है, तो अपन बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया स्रोत है। महाभियोग की प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है, तो अपन ने अमेरिका से लिए। तो अपन आगे संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो उनमें भी अपन ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 62 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। तो ये बात अपन ने राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में समझी। अपन इससे आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट से। तो आप सभी ने मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव कौन करवाता है। एक एक चीज को अपन समझते चलेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन चुनाव पर। राष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है बेटा, तो राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। ये आपको ये जानकारी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है LS, यानी इधर मैं पूरा नाम लिख देता हूं, लोकसभा का महासचिव। लोकसभा का महासचिव राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। लेकिन आप महासचिव कौन होता है, तो लोकसभा में एक IAS अधिकारी होता है जो कि लोकसभा का महासचिव बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। पर आप ध्यान रखें अभी 2022 में आप ये बात भी ध्यान रखें, 2022 में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जो है जसवंत सिन्हा का जो चुनाव हुआ था अभी आपके राष्ट्रपति का 2022 में, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू विजय हुई थी। तो इस चुनाव में 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी था आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव। यह भी एक IAS अधिकारी होता है। राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा। श्री देश दीपक वर्मा जो है श्री देश दीपक वर्मा जो है वर्तमान में यानी राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा थे, ठीक है। यानी मैंने तो यहां पर लिखा कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है और चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा का महासचिव होता है। लेकिन अभी 2022 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा जो थे वो क्या थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो अब आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो एक बार तो कौन रहता है बेटा, एक बार तो रहता है आपके लोकसभा का महासचिव और एक बार कौन रहता है, राज्यसभा का महासचिव रहता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन। देखो यानी जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में विवादों, अगर कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो इस विवादों का निपटारा कौन करता है, विवाद का निपटारा
विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव विवादों का क्या किया जाता है? निपटारा किया जाता है। आगे अपन बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है? तो जमानत की राशि होती बेटा 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये अपने यानी जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसे 15,000 रुपये का चेक आरबीआई के नाम से काटना पड़ता है। किसके नाम से? आरबीआई के नाम से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाना पड़ता है। और जमानत राशि क्या होती है तो ये भी समझ लो आप, ये भी समझें आप। जमानत राशि क्या होती है? तो जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, दोनों उम्मीदवारों को आरबीआई के नाम से 15,000 रुपये का चेक आरबीआई के पास यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाना पड़ेगा। अगर चुनाव में किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को 1/6 कितने? 1/6 वेद मतों का, कुल वेद मतों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वेद मतों का 1/6 वेद मत उम्मीदवार को नहीं मिलने पर उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। समझे प्रिय विद्यार्थियों, अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार है, उसे आरबीआई राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई के नाम से बॉन्ड भर के यानी चेक भर के आपको केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास जमा करवानी पड़ेगी। अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार है और उसे कुल वेद मत यानी कुल वेद मतलब जो जितने मत पड़े उन मतों का 1/6 वेद मत उम्मीदवार को नहीं मिला यानी इससे भी कम मिला तो उसकी जमानत क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। यानी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है और उसे आरबीआई में क्या करवा दिया जाता है? जमा करवा दिया जाता है। क्योंकि वो किसके नाम से यानी जमानत राशि को बॉन्ड भरा गया है तो आरबीआई के नाम से, तो किस में जमा कराई जाती है? तो आरबीआई आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें जमा करवा दी। आगे चलते हैं अपन, या आपने समझ गए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आप। चलो आपने ले लिया होगा बेटा, आगे चलते हैं अपन। देखो आगे समझते हैं अपन। राष्ट्रपति चुनाव का जो उम्मीदवार है उसके लिए कितने तो प्रस्तावक चाहिए? चुनाव में अनुमोदक व प्रस्तावक। तो राष्ट्रपति चुनाव में अनुमोदक की बात करें, अनुमोदक का मतलब होता है नाम रखने वाले कितने चाहिए? 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए यानी जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले रहे जो एमएलए विधायक है उनमें से 50 एमएलए या एमपी ऐसे चाहिए जो राष्ट्रपति कोई जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके नाम का क्या करे? अनुमोदन करे, यानी नाम रखे उसका भी कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। जबकि 50 प्रस्तावक चाहिए। प्रस्तावक का मतलब रखे गए नाम का समर्थन करने वाले। ये भी कितने चाहिए? ये भी चाहिए 50। तो सीधी सिंपल भाषा ये है, सीधा ये समझना है आपको कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को 85 तो अनुमोदक चाहिए, नाम रखने वाले चाहिए, और 85 क्या चाहिए? आपके प्रस्तावक चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आपको समझ में आ गया क्या बेटा? आगे चलते हैं अपन। अब देखो, अब अपन चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रपति के चुनाव के चरण। राष्ट्रपति के चुनाव के चरण यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
उसके कैसे चरण होते हैं, क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से होता है, तो इस पर अपन किस किस पर बात करेंगे। तो पहले मैं आपके मुख्य बिंदु लिख लेता हूं कि किन किन पर चर्चा करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का निर्धारण। पहले तो अपन किस पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का निर्धारण। तो सबसे पहले अपन इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आगे आगे और टॉपिक इससे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालने में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का निर्धारण, तो इसको समझते हैं अपन क्या होता है। देखो समझो, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का निर्धारण का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेंगे, कैसे कैसे क्या होगा। तो अपन समझते हैं इसको। देखो, एक तो समझना अपने को संसद, दोनों इधर लिख देता हूं मैं। एक तो अपन समझेंगे संसद के बारे में और एक समझेंगे अपन राज्य विधानमंडल के बारे में, ठीक है ना। देखो, संसद की बात करें तो संसद के कितने सदन है, अपन ने बात की थी 2 सदन है, ठीक है ना। एक तो है इसमें आपके एलएस, अब एलएस का मतलब यहां पर ये समझना आप लोकसभा, और आरएस का मतलब राज्यसभा, ठीक है ना। तो पहले संसद पर बात कर लेते हैं अपन। देखो, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 543 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 2 सदस्य 543 तो क्या होते हैं, 543 तो निर्वाचित और 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब क्या है, किसी योग्यता के यानी अनुच्छेद आर्टिकल लोकसभा के बारे में, मनोनीत सदस्यों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 331 के तहत, आर्टिकल 331 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति लोकसभा में क्या करेगा, मनोनीत करेगा। लेकिन आप इसको समझे कि वर्तमान में ये जो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते हैं, इनको क्या कर दिया गया है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में आप ऐसा ध्यान रखें कि 543 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। पर मैं आपको पहले की प्रक्रिया और वर्तमान की प्रक्रिया दोनों को समझाते हुए आपको इसको समझाऊंगा। आगे चलते अपन राज्यसभा, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनी सीटें, 245। अधिकतम कितनी वो अपन संसद पढ़ेंगे, उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 245। इस 245 में से अपन बात करें तो 12 तो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, 12 तो होते हैं मनोनीत, और 233 सदस्य क्या होते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित। और इधर भी आप 543 क्या करें, आप निर्वाचित, 543 क्या होते हैं, निर्वाचित। और ये 2 क्या हो रहे हैं, मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन वर्तमान में नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। अब अगर अपन टोटल बात करें तो इन 543 और 245 में जो ये 2 लोकसभा के और 12 मनोनीत इसके, यानी टोटल कितने हो गए, 14। और वर्तमान में कितने, 12। आप ये ध्यान रखें 12, यानी पहले तो 2 तो लोकसभा के थे मनोनीत और 12 राष्ट्रपति के द्वारा इसमें किया जाते हैं मनोनीत। कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, इसके सेक्टर में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्य वर्तमान में, तो ये 12 सदस्य है, और पहले के अकॉर्डिंग ये 14 सदस्य, यानी 2 तो लोकसभा के और 12 राज्यसभा के। ये मनोनीत सदस्य जो है, मनोनीत एमपी जो है, यानी सांसद जो है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। कितने लेते हैं, तो अभी बचे कितने, 233 और 543। अगर दोनों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 776। तो 776 जो एमपी है, एमपी का मतलब सांसद, ये राष्ट्रपति चुनाव में क्या लेते हैं, एमएलयू में से तो ये हिस्सा लेते हैं इसके अंदर, राष्ट्रपति चुनाव के अंदर। अब चलते हैं अपन राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल के भी कितने सदन है बेटा, 2। अच्छे से समझना,
बोध यानी मैं स्तर पे जाके आपको समझा रहा हूं मैं, अगर आपने इस व्यवस्था को सही समझ लिया तो आगे आने राष्ट्रपति को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, पर समझना आप पर डिपेंड करता है। देखिए राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के भी कितने अंग है, सॉरी कितने सदन है, 2। एक तो है आपके वीएस का मतलब विधान सभा, और एक है आपके वीपी यानी विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। सबसे पहले तो आप समझें कि विधान परिषद, विधानसभा की बात करें अपन तो संपूर्ण भारत में 28 तो राज्य हैं और वर्तमान में 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इन 28 राज्यों में एक एक विधानसभा है। तो विधानसभा कुल कितनी हो गई भारत में? 28 प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं वर्तमान में जिनमें क्या है, आपके राज्य विधानसभा है। तो 28 और 2 कितनी हो गई? 30, यानी कुल कितनी विधानसभा है भारत में? 30। वीएस की बात करें तो कुल कितनी है बेटा? 30 है। आपको समझ में नहीं आया होगा, वापस समझा देता हूं मैं। 28 राज्यों में विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें बेटा? तो एक तो आपके दिल्ली में और एक पांडिचेरी में। वर्तमान में जो है, पहले जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा थी जिसकी कुल 119 सीटें थी। 119 में से 90 जो है 90 विधानसभा में थी और 24 पीओके सेक्टर की थी, तो उनको हटाकर 90 सीटें थी। पर वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और अनुच्छेद 35 से हटने के बाद में वहाँ पर विधानसभा 21 नवंबर 2023 को भंग कर दी गई है। वहाँ की विधानसभा क्या कर दी गई है? भंग कर दी गई है। सॉरी 2018 को, 21 नवंबर 2018 को वहाँ की विधानसभा क्या कर दी गई है? भंग कर दी गई है। इसीलिए वर्तमान में कुल पूरे भारत में 30 विधानसभाएं हैं, ठीक है। और इन विधानसभाओं में 2 विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में है। एक तो है आपके पांडिचेरी में, पांडिचेरी में, और एक है आपके दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। अगर पांडिचेरी विधानसभा की बात करूं मैं तो एक संविधान में संशोधन किया गया था, 14वां संविधान संशोधन 1962। इस 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत पांडिचेरी में विधानसभा की क्या की गई बेटा? स्थापना की गई। और दिल्ली में 69वें संविधान संशोधन 1991, 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में विधानसभा की क्या की गई? स्थापना की गई। तो वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। अब बात करूं मैं आपके, तो क्या ये 30 विधानसभाओं के और पहले 31 विधानसभाओं के कुल कितने एमएलए थे बेटा? तो कुल एमएलए थे आपके 4120, लेकिन आप 90 और निकाल दो बाकी, तो जो बचे हुए एमएलए, तो अपन उसकी बात करेंगे, संपूर्ण की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो ये बात समझें आप कि एक पांडिचेरी विधानसभा को तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत विधानसभा स्थापित की गई और दिल्ली में 69वें संविधान संशोधन 1991 वे संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पर विधानसभा स्थापित की गई, ठीक है। लेकिन संविधान में एक संशोधन और किया गया, 70वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था बेटा 1992 में। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत क्या किया गया बेटा? एक तो पांडिचेरी और दिल्ली, इन दोनों विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई। यानी विधानसभा और राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभा को किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी? तो 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। जबकि इसी संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि विधान परिषद, राज्य में अगर कोई विधान परिषद है तो उसके विधायक राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखें आप कि विधानसभाओं में भी आर्टिकल 333 ये कहता है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 333 ये कहता है कि अगर किसी राज्य में 75,000 से अधिक एंग्लो इंडियन यानी यूरोपीय मूल के व्यक्ति रहते हैं, उनकी जनसंख्या है, तो वहां पर उस राज्य का राज्यपाल एक सदस्यीय एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनीत करेगा। लेकिन ये मनोनीत सदस्य क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं क्या? तो ये भी नहीं लेते हैं। आप ये ध्यान रखें। तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एक विधानसभा के राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और
पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं बेटा, हिस्सा लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद में इसके जो दूसरे चरण है और जितने भी आगे के चरण हैं उन पर अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया हो तो आप क्लास यानी जो है आप मुझे कमेंट करें कि आप और इसको और बेहतरीन बनाने का मैं प्रयास करूंगा बेटा। आज के लिए बस इतना ही। आप समाधान क्लासेस से जुड़े आपकी सीईटी की तैयारी को, आपकी रीट पात्रता की तैयारी को, आपकी 3rd ग्रेड की तैयारी को और आपकी 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको एक अच्छी दमदार तैयारी बनाने के लिए आप समाधान क्लासेस से ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं बेटा। तो आज की क्लास की यही अपन समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।